तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड से जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व किया। ये उस टॉपिक से जुड़ा हुआ आज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है एक्रोमेगाली इज, यानी कि एक्रोमेगाली है। तो आपके ऑप्शन है, पहला है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, दूसरा है इंडोक्राइन डिसऑर्डर, तीसरा है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर और चौथा है कार्डियक डिसऑर्डर। तो आपको मैं बता दूं, जो एक्रोमेगाली है ये संबंधित है इंडोक्राइन डिसऑर्डर से, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है। अब एक्रोमेगाली है क्या, इसको समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे शरीर में जो मास्टर ग्लैंड है यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। और प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बता रखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अग्रभाग और दूसरा होता है पश्चभाग। तो ये आप देख सकते हैं, ये अग्रभाग है और इस अग्रभाग से ही निकलता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी डिसऑर्डर की वजह से, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में डिसऑर्डर की वजह से इस ग्रोथ हार्मोन्स का जो लेवल होता है हमारे बॉडी में बढ़ जाता है और उसके कारण होता है एक्रोमेगाली। तो इस कंडीशन को ही हम एक्रोमेगाली बोलते हैं। एक्रोमेगाली में होता क्या है, इसमें शरीर के जो बॉडी पार्ट हैं वो अधिक ग्रोथ कर जाते हैं। जैसे किसी का नाक बड़ा हो गया, किसी के हाथ पैर बड़े हो गए, या किसी किसी में ऐसा भी होता है कि उनके जो बैकबोन होते हैं वो अधिक ग्रोथ कर जाते हैं और कुबड़ निकल जाता है, और यही कंडीशन कहलाता है एक्रोमेगाली। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक्रोमेगाली के नैदानिक लक्षणों में शामिल है, यानी कि एक्रोमेगालिक जो डिसऑर्डर है उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो आपके ऑप्शन देख सकते हैं, हाथ और पैर का आकार बढ़ना, जबड़े का बाहर निकलना, नाक का आकार बढ़ना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ग्रोथ हार्मोन्स, और ग्रोथ हार्मोन्स की अधिकता के कारण हमारे शरीर में जो डिसऑर्डर होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्रोमेगाली। और एक्रोमेगाली में आपने ये जो तीनों ऑप्शन पढ़ा है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी पार्ट है उनमें ग्रोथ बढ़ जाता है और यही लक्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तीनों ऐसे ऑप्शन है जिसमें कि बॉडी पार्ट के आकार जो हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 होगा, ऑल ऑफ एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिम्टम ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस आर, यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस के लक्षण हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पॉलीयूरिया, दूसरा है पॉलीडिप्सिया, तीसरा ऑप्शन है दोनों एक और दो, और चौथा है ओलिगूरिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है, दोनों एक और दो, यानी कि पॉलीयूरिया भी होगा और पॉलीडिप्सिया भी होगा। तो आइए समझते हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है इंटीरियर पार्ट और दूसरा होता है पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट जो है, इस पार्ट से दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। एक निकलता है एडीएच, जिसे हम वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो ये एडीएच है यह यूरिन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, यानी कि यूरिन से वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि यह यूरिन को कंसंट्रेट करता है। अब बात आती है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो एडीएच है, ये एडीएच हार्मोन्स जब हमारे शरीर में कम बनता है या फिर नहीं बनता, तो हमारे शरीर में जो एडीएच की मात्रा होती है या इसका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण शरीर में यूरिन की मात्रा बढ़ने लगती है। और यूरिन की मात्रा बढ़ने का मतलब हो गया पॉलीयूरिया। आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, पॉलीयूरिया किसे कह सकते हैं? जब हमारे शरीर में 2500 ml से अधिक यूरिया बनता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। ये 2500 ml पर डे है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यदि बार बार यूरिनेशन होगा तो प्यास अधिक लगेगी, तो जब प्यास अधिक लगेगी तो उसे हम बोलेंगे पॉलीडिप्सिया। और यही दोनों लक्षण हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस के, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है, दोनों एक और दो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट सिम्टम ऑफ सिंड्रोम ऑफ इनप्रोपिट एडीएच, यानी कि निम्नलिखित जो इनप्रोपिट एडीएच के सिंड्रोम के लक्षण नहीं है।
तो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है लो यूरिन आउटपुट, दूसरा है पॉलीयूरिया, तीसरा है हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन और चौथा है डिक्रीज सेरम सोडियम, यानी कि सीरम सोडियम में कमी। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है पॉलीयूरिया। तो आपको ये समझना होगा कि सिंड्रोम ऑफ इनप्रोप्रिएट एडीएच क्या होता है। तो यदि हम बात करें इनप्रोप्रिएट एडीएच की, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो एडीएच हार्मोन्स होता है, इसकी कमी के कारण अभी हमने पीछे देखा था दो तरह के लक्षण। तो एडीएच की जो सिंथेसिस है यदि बढ़ जाए, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एडीएच का जो मात्रा है वो शरीर में हमारे क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे ये हमारी किडनी है, ठीक है। तो एडीएच हमने बताया था कि जो यूरिन से वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। तो अगर एडीएच की मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्या कहता है कि जो किडनी से वाटर की एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा देता है। अब वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो क्या होगा, अब यदि वाटर एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ जाता है तो बॉडी में वाटर की अधिकता हो जाती है, और वाटर की अधिकता होती है तो जो मूत्र की उत्पादन होता है वो कम हो जाता है, यानी कि लो यूरिन आउटपुट हो जाता है, जैसा कि पहला ऑप्शन है, ठीक है। ये लक्षण है। दूसरा लक्षण ये है कि जो मूत्र का गुरुत्व है, यानी कि जो मूत्र है वो गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत अधिक हो रहा है। तो यूरिन पतला ना आकर क्या होगा, गाढ़ा होगा। और यदि गाढ़ा होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मूत्र का उच्च विशिष्ट गुरुत्व, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। फिर उसके बाद एक और लक्षण है डिक्रीज सीरम सोडियम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। तो आइए मैं आपको फिगर के थ्रू अच्छे से समझाता हूँ। ये जो एडीएच है, एडीएच क्या करता है, हमारे शरीर में किडनी पे कार्य करता है और यूरिन से वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि यदि एडीएच की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो एडीएच की मात्रा बढ़ती है तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। अब वाटर एब्जॉर्प्शन यदि बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में वाटर की मात्रा बढ़ जाएगी, और वाटर की मात्रा बढ़ती है तो सोडियम की मात्रा तो उतनी है। तो वाटर हमारे शरीर में जब अधिक इकट्ठा होगा तो सोडियम क्या होगा, पतला होगा। भाई, वाटर डालने से कोई भी कंसंट्रेशन क्या होता है, वो कम होता जाता है। तो जिसके कारण जो सोडियम की मात्रा होती है हमारे शरीर में कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया किसका लक्षण है, अभी पीछे मैंने बताया था डायबिटीज इंसिपिडस का। बाकी तीनों जो लक्षण है ये सभी हैं इनप्रोप्रिएट एडीएच के। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रेटिनिज्म ऑकर ड्यू टू, यानी कि क्रेटिनिज्म किस कारण होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हाइपरथायरॉयडिज्म, दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म, तीसरा है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और चौथा है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो क्रेटिनिज्म किसके कारण होता है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रेव्स डिजीज इज, यानी कि ग्रेव्स रोग का चिकित्सीय लक्षण है। पहला ऑप्शन है खाना खाने के बावजूद भी अधिक भूख लगना, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक संकुचन बढ़ने की वजह से दस्त लगना, तीसरा ऑप्शन है दृष्टि में परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर है ऑल ऑफ एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो आइए समझते हैं कि ग्रेव्स डिजीज़ होता क्या है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, जिसे हम बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो बटरफ्लाई के शेप का होता है। और इससे दो मुख्य हार्मोन्स बनते हैं, एक हार्मोन्स है T3 और दूसरा हार्मोन्स है T4। अब यदि इन दोनों हार्मोन्स का जो लेवल होता है हमारे शरीर में बढ़ जाता है, यानी कि एक्सेसिव हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। तो यदि शरीर में T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, यानी कि जो BMR रेट है वो बढ़ जाती है। तो उससे होगा क्या कि बार बार भूख लगेगी, ठीक है। और बार बार भूख लगने और आंतरिक संकुचन के कारण दस्त दस्त आएगा, और इसके साथ साथ चेंजेस इन विजन, यानी कि हमारे दृष्टि में भी परिवर्तन आएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसमें दृष्टि में परिवर्तन कैसे आएगी, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो मनुष्य है उस मनुष्य के जो आई बॉल है, ठीक है, यानी कि जो नेत्र गोलक है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति की जो आंखें होती है वो डरावनी लगने लगती हैं। तो यही कंडीशन कहलाता है दृष्टि में परिवर्तन। तो जब नेत्र गोलक नेत्र कोटर से बाहर दिखने लगता है तो उसे बोलते हैं एक्सोफेथेलमिया। तो यहाँ पर आपको सही आंसर समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेकंड पार्ट। मिलते हैं थर्ड पार्ट में, यानी कि तीसरे पार्ट में हम इंडोक्राइन से जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।